नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक लगातार बना हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध की खबर पर और अब दावों का सिलसिला शुरू हुआ है। एक यूक्रेन कहता है कि हमने 9000 सैनिक मार दिए हैं। खरसान पर पूरी तरह से कब्जा रूसी सेना का दावा का है। परमाणु युद्ध की आशंका के बीच ये कहा जाता है कि परमाणु युद्ध कौन शुरू करेगा। एक और बड़ी आशंका कि क्या तीसरा विश्व युद्ध यहां पर शुरू होगा। तो खबरें लगातार जो आ रही हैं वो खतरनाक हैं और तीन बड़े मेहमान, तीन बड़े जनरल रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ हैं। हम सतीश दुआ जी, विशंबर दयाल जी और के सिन्हा जी, आप तीनों का बहुत स्वागत। लेकिन ये हूटर इस बात की गवाही देता है कि कोई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर ये है कि यूक्रेन से बातचीत से पहले रूस ने एक बड़ी शर्त सामने रख दी है। बड़ी रूस के लिए खतरे वाले हथियार नष्ट करे यूक्रेन, और ये पहले से यही हो रहा था और इसमें परमाणु हथियार सबसे बड़ा हथियार है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बातचीत से पहले ये कहा है कि समझौते में शामिल प्रावधान में यह है कि यूक्रेन से समझौते में शामिल हो प्रावधान और वो खतरनाक जो हथियार हैं वो सबसे पहले नष्ट करने होंगे। तो ये एक बड़ी शर्त यहां पर बातचीत से पहले आई। युद्ध चल रहा है लेकिन युद्ध विराम नहीं है। युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत को रूस तैयार है, लेकिन वो समझौता क्या होगा। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा क्योंकि सैन्य ठिकानों के अलावा अब रिहायशी इलाके भी सीधे सीधे निशाने पर हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा रूस, लेकिन अब बात वहां से काफी आगे बढ़ चुकी है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने ये शर्त यहां पर रख दी है। जनरल सिन्हा, आपको लगता है कि इस तरह की शर्तों के बीच ये बातचीत आगे बढ़ेगी, तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होगा? देखिए सईद, ये जो रूस है एक बहुत बड़े प्लान के साथ आया है। आप उसको यह ना देखें कि वो कोई कैप्चर करने आया या उसको कंट्रोल करने। उसकी अपनी स्ट्रैटेजिक लड़ाई है जो कि वेस्ट स्ट्रैटेजिक लड़ाई मैदान है, वो आप देख ही रहे हैं यूक्रेन में। इसके अंदर में हर एक राउंड टॉक में उसके दावे बढ़ते जाएंगे। पहले वो कह दिया क्रीमिया को आप रूस का हिस्सा मानिए। वो देखिए अभी वो नहीं कहता है डोनेट्स्क, उसको पता है क्योंकि यूनाइटेड नेशन आर्टिकल 7 के अनुसार जो 2 डीपीआर एलपीआर बनाए हैं और रूस को बुलाया, वो उसका हिस्सा है। उसको कोई उसको मनवाने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है, और देखिएगा राउंड ऑफ टॉक्स बढ़ेंगे। केवल लोग मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, त्रासदी हो रही है। ये बैटल ग्राउंड चेस का ये मोहरा है और रूस अपने जो चीज है, जो एम को जिसके लिए गया है, बहुत बड़ा है। वो कोई ऐसा नहीं जियो स्ट्रेटेजिक उसका एम है। वो मिलिट्री एम में वो 2 चीज कहा है और बार बार उसमें वो एब्सोल्युटली वहां खड़ा है। डीमिलिटराइजेशन, डीनाजिफिकेशन। आप उसका मतलब निकाल लीजिए। वो कहता आपके जितने ठिकाने हैं उसको हम डीमिलिटराइज करेंगे। अब कहता है नष्ट करो। वो कर रहा है और खुद कर रहा है। अभी जो घरों में लेकर घूम गए हैं जब और एक ये हूटर इस बात की गवाही की एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम आपकी बात पूरी सुनेंगे। जनरल दयाल, जनरल दुआ भी हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो बड़ी खबर यूक्रेन के मीडिया ने बड़ा दावा किया है। रूस के एक बड़े सैन्य अधिकारी को मारने का दावा किया है। ये खबर पहले भी आ रही थी। एक बड़े सैन्य अधिकारी और साथ ही साथ 9000 जनरल आंद्रे को मारने का दावा यूक्रेन ने कर दिया है और ये दावा यूक्रेन की मीडिया की तरफ से आया है। जनरल दयाल, 9000 सैनिक और एक बड़े सैन्य अधिकारी जनरल को मारने का ये दावा, क्या ये माइंड गेम है या कुछ और? देखिए, जो 9000 सैनिकों की बात है वो तो कहीं ना कहीं सैयद बिल्कुल क्लियर कट एक माइंड गेम है, क्योंकि अब तक ऐसे घमासान युद्ध देखने को नहीं मिले जहां दोनों सेना भिड़ी हो, जहां हैंड टू हैंड फाइट दिखी हो। कहीं से तो तस्वीरें आए ऐसी, चाहे वो सोशल मीडिया पे ही आए, लेकिन इस तरह की नई तस्वीरें आई हैं। तो जब ऐसी तस्वीरें नहीं आती जहां हैंड टू हैंड, हाउस टू हाउस, जैसे हमारे इन्फेंट्री के कई सीनियर जनरल्स एक्सपर्ट जो हैं अर्बन वॉरफेयर के और जो बिल्डअप एरिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके हिसाब से उसमें काफी कैजुअलिटीज होती हैं और होती हैं, ये दुनिया कहती है। तो उस तरह की लड़ाई देखने को नहीं मिली है, बर्बादी देखने को मिली है। कहीं रेजिस्टेंस है, वहां गोलाबारी हुई है, कहीं रेजिस्टेंस है, वहां मिसाइल से स्ट्राइक्स हुई हैं। वो एक बात है। तो मैं समझता हूं जो कल फिगर थी रशियन, उसकी कहीं ना कहीं
क्योंकि इतनी बड़ी आप आए हैं, 15 शहरों को एड्रेस कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, आपकी मुठभेड़ें हो रही हैं, तो ऐसे में 1000-1200 तक रशियन सैनिक का नुकसान होना स्वाभाविक है। और जहां तक ये जनरल एंड्रे की बात है, देखिए जैसी उन्होंने ड्रेस पहनी है वो उनके जो हेलीबॉर्न फोर्सेज हैं उनके जनरल लगते हैं। और इस दोनों तरफ से ये बात है, एक तो कि भाई इतने सीनियर ऑफिसर्स अगर मारे गए हैं तो क्या कहीं हेलीबॉर्न फोर्सेज का, स्पेशलाइज्ड फोर्सेज का कोई हेडक्वार्टर था, उनका अंदेशा था, या वो किसी गाड़ी में काफिले में आ रहे थे, अंदेशा था, उनका एम्बुश हुआ है। जनरल दयाल, सॉरी सर, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि सीधे कीव में राजेश पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश, खबर आ रही है कि एक सीनियर सैन्य अधिकारी जनरल एंड्रे वो मारे गए हैं और उसके अलावा 9000 सैनिकों को मारने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से हो रहा है। क्या खबरें मिल रही हैं आपको राजेश? देखिए, मैं जनरल एंड्रे के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो 9000 सैनिकों के मारने का दावा है वो कहीं ना कहीं एग्जेजरेटेड लगता है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसको ज्यादा करके बढ़ाया जा रहा है, किसी तरह रशियन फौज का मनोबल तोड़ने के लिए, या किसी तरह का जो साइकोलॉजिकल ऑप्स चल रहे हैं ये उसका एक हिस्सा लगता है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, मैं अभी बहुत ही यहाँ की प्रसिद्ध चर्च है सांता सोफिया की, 1000 साल पुरानी चर्च, उसके बाहर खड़ा हूं। उसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं। बताइए राजेश। या सुन पा रहे हैं। Can you hear me? Yes, we can hear you. Can Rajesh. you hear me? Please go on, carry on. Because I hear your technical people also speaking at the same time. We are sorry for that. Can you hear me now? Yes, clearly. Okay. So I was telling you, मैं आपको बता रहा था कि मैं इस वक्त सांता सोफिया के बाहर खड़ा हूं। ये 1000 साल पुरानी चर्च है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिनी जाती है। इसकी महत्ता ये है कि जो कीव रूस है, जो रूसी साम्राज्य शुरू हुआ था, जिसका मॉस्को भी एक हिस्सा था, वो यहीं से शुरू हुआ था। और ये रशियन ऑर्थोडॉक्सी की सबसे पुरानी और यूक्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चर्च है। और ये यूक्रेनियन ये मानते हैं कि इस चर्च पे रूसी कभी भी हमला नहीं करेंगे, और अगर कोई यहाँ आ जाता है तो वो सेफ होगा, क्योंकि ना तो इस पर रूसी हमला करेंगे, ना किसी प्रकार की कोई बमबारी करेंगे। जी, आप प्लीज अपने सवाल पूछिए। आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त वहां की स्थिति राजेश क्या है, किस तरह से आपको खबरें मिल रही हैं कीव के अलावा, जहां आप हैं उसके अलावा भी आप पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जहां जहां लड़ाइयां चल रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही हैं, पूरी बात राजेश। देखिए, इस वक्त लड़ाई पूरे स्विंग पे है, पूरे जबरदस्त लड़ाई चल रही है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरी यूक्रेन में। क्रीमिया के नॉर्थ में, उससे ऊपर 2-3 शहर हैं, ओडेसा में, खरसोन पे ऑलरेडी उसी तरह कब्जा हो चुका है, और दोनबास का एरिया है, और उससे ऊपर तक पूरे इलाके में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और काफी कैजुअलिटीज हो रही है। सिविलियंस की भी जो खबर आ रही है, और जो बार बार यूक्रेन मीडिया बहुत बढ़ चढ़ कर दिखा रहा है, ये सच्चाई है। सिविलियंस की कैजुअलिटी हो रही है, लेकिन रूसी फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। और जो मेरी लेटेस्ट खबर है वो ये है कि जो ज़पोरिज़िया का शहर है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि वहां पर निप्रो नदी के ऊपर बहुत बड़ा बांध है, और हमारे जो मिलिट्री स्पेशलिस्ट बैठे हैं वो बताएंगे कि बांध की अहमियत लड़ाई में एज अ स्ट्रेटेजिक टारगेट कितनी बड़ी होती है। तो रशियन फौज जो है इस वक्त उसके काफी करीब है, और खरसन शहर के ऊपर पिछले 24 घंटे से भारी बमबारी हो रही है। ज़पोरिज़िया, और उसके ऊपर जो है रशियन आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है। वो शहर भी कभी भी गिर सकता है, और उसके गिरने के बाद जो रशियन आर्मी की टैक्टिक्स होगी, वो पूरी निप्रो नदी के साथ साथ एक फ्रंट बन जाएगा। निप्रो के पूरा का पूरा इलाका रशियन फौज के कब्जे में आ जाएगा, और निप्रो एक डिवाइडिंग लाइन बन जाएगी। ओवर टू यू राजेश। हम चाहते हैं कि आप रहें हमारे साथ। 3 जनरल्स इस वक्त हैं और वो तीनों आपसे बात करना चाहते हैं, तीनों आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उससे पहले जनरल दुआ, रूस हमें लगातार ये कह रहा है सर कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अभी विदेश मंत्री का फिर से बयान आ गया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। कैसे पॉसिबल हो पाएगा सर? और अगर राजेश से भी आप कुछ पूछना चाहें सर तो आप पूछ सकते हैं। देखिए शायद सैन्य ठिकानों का को निशाना बनाना तो लाजमी है, क्योंकि
ये उनकी एक बहुत बड़ी शर्त थी कि रूस को यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना। जब डीमिलिटराइज कहते हैं तो इसका मतलब सैनिकों को मारना नहीं है, इसका मतलब उनकी सैनिक कैपेबिलिटी खत्म करना। तो सबसे बड़ी चीज है उनके जो हथियार हैं, असला है, इक्विपमेंट है, उसको नष्ट करना, जैसे उनकी अभी डिमांड आई है। ये एक डिमांड है जिसपे कि बातचीत मेरी समझ से अटकेगी। और जैसे कि अभी राजेश ने बताया, 15 शहरों में अटैक हो रहा है। एक पुख्ता तौर पे खरसोन जो है पुख्ता तौर पे रूस के कब्जे में चला गया है। बाकी सब जगहों पे कुछ हद तक रेजिस्टेंस है, क्योंकि कुछ ना कुछ युद्ध जारी है। खार्किव में भी अभी तक युद्ध चल रहा है। तो जाहिर है कि इससे अब रशियन फोर्सेस सब तरफ से मिलकर एडवांस करेंगी और वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव, आखिरी ऑब्जेक्टिव जो है वो है कीव। वो पावर सेंटर है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन देखना यह है कि कब वो इस हालत में आएंगे। अब पिछले 8 दिनों से हम देख रहे हैं, लेकिन कब वो इस हालत में पहुंचेंगे कि वो आगे अटैक असॉल्ट लॉन्च कर सकें। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आई एम वेरी सॉरी, आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर इसमें ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, हुटर यहाँ पर बच गया और वो बड़ी खबर हम आपको दिखाते। बड़ी खबर ये है, एक और बड़ी खबर, रूस के सैनिकों ने ज़ेलेंस्की को चेताया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। रूस के सैनिकों को ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर जीना चाहते हो तो लौट जाओ। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के सैनिकों को कहा है कि अगर जीना चाहते हो तो घर लौट जाओ। ज़ेलेंस्की ये कहते हैं रूस के सैनिकों को। एक तरफ रूस जो कहता है कि हम बातचीत करेंगे लेकिन हम सैन्य ठिकानों पर हमले करते रहेंगे, रूसी सैनिक जहां जाएंगे मारे जाएंगे, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं। सर, हम चाहते हैं कि आप राजेश से सवाल पूछिए और ये भी पूछ लीजिए। राजेश, ये भी बताइए साथ में, क्या ये धमकी है या इसमें कोई सच्चाई? और जनरल सिन्हा भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राजेश, जय हिंद। मैं फिर आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आपकी रिपोर्टिंग बहुत सटीक और बड़ा नपा तुला और सही होता है एक मिलिट्री मैन की तरह। जो आपने चर्च दिखाया था और चर्च में कह रहे शरण लिए हैं लोग, तो क्या ये लोग युद्ध की जो कह दिखा रहे थे मोलोटोव कॉकटेल या हथियार के साथ आए हैं इस चर्च में? दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जो कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा कीव खाली हो गया है, तो उसमें जो 18 साल से लेकर जो 60 साल के लोग को रहने का हुक्म था, मार्शल लॉ, क्या वो भी चले गए हैं कुछ? राजेश ऐड ऑन कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने जो धमकी दी है, जो बड़ी खबर अभी हमने आपको दिखाई है, ये किस तरह का माइंड गेम है? देखिए सिन्हा सर, जय हिंद। और मैं पहले सिन्हा साहब के सवाल पे आ जाऊं। इस चर्च में जनरली बूढ़े और अपंग किस्म के लोग हैं जो इसमें शरण लिए हुए हैं, आम नागरिक नहीं है, क्योंकि इनको इजाजत नहीं इसमें आने की। मैं सिर्फ आपको एक इसका ऐतिहासिक महत्व बता रहा था कि रूस के सैनिक या हवाई जहाज इस पे किसी भी हालत में हमला नहीं करेंगे। सही। और जहां तक ये मोल्टोव कॉकटेल की बात हो रही है, ये आप भी जानते हैं सर कि मोल्टोव कॉकटेल कोई बहुत बड़ी टॉप चीज नहीं है। एक बोतल है, उसमें आप थोड़ा सा मोटर ऑयल डाल दें। एग्जैक्टली, वो ड्रामा है। हमें 10 भाई मैं कहता हूं ड्रामा है। मोल्टोव कॉकटेल, ये 21वीं सदी है। मोल्टोव कॉकटेल इसमें कितना चलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक जनसंख्या का सवाल है, 95% मेरे विचार से जनसंख्या इस टाइम कीव छोड़ के जा चुकी है। किसी से बात करो, वो या लवीव में है या पोलैंड में है या वो यहाँ से कहीं दूर पहुंच गया, किसी गांव में है। बहुत तो बड़ी खबर है। ज्यादातर विश्लेषण में करूंगा, आप देंगे मौका तो बाद में। ज्यादातर लोग छोड़ के जा चुके हैं। और जहां तक ये सवाल है कि ज़ेलेंस्की ने धमकी दी है या बोला है, ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। आपको मतलब ये कोई भी एक आम इंसान बता देगा, इसके लिए कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होने की जरूरत नहीं है कि एक राष्ट्रपति एक सुपर पावर की फौज को बोल रहा है आप हथियार छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे, और वो सैनिक क्या चले जाएंगे। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राजेश, जनरल दयाल भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ पर, वो भी समझना चाहते हैं क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जनरल दयाल। राजेश बिशंबर, पहले बहुत बहुत मुबारक। और मैं समझता हूं आज पूरा स्कूल, पूरे अध्यापक, हमारे प्रिंसिपल जिन्होंने इतना बड़ा किया है, वो उनको बहुत प्राउड होगा आप पे, और हम सबको बहुत फख्र है आप पे। आप हमारे स्कूल के बहुत बहादुर वो है, इसमें बहुत नाम कमाया आपने स्कूल के लिए भी, अपने लिए भी। वेल डन, कीप इट अप, अपना ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि देखिए जरपाजिया में जो युद्ध चल रहा है, तो मुझे लगता है ये लाइन है इनकी, ऊपर से पोल्टोवा, मध्य से निप्रो,
साउथ की तरफ से जपोर्जिया, ये मुझे लगता है एक लाइन है स्लोली, मतलब ये पूरा का पूरा कीव की तरफ आ रहा है। तो क्या तीनों शहरों में चल रहा है या सिर्फ जरपाजिया की न्यूज वो है आपके पास? सबसे पहले सर आपका धन्यवाद बोलना चाहूंगा, आपके काइंड वर्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी एनकरेजमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा सबसे पहले। इसके बाद जहां तक पूरी यूक्रेन में लड़ाई का सवाल है, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये एक तरह से लाइन आ रही है, जैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर में एक आर्मी एक लाइन के साथ आगे बढ़ती है। तो पूरे पूर्वी यूक्रेन में जो हम देख रहे हैं, नीचे क्रीमिया से लेके बिल्कुल ऊपर खार्किव तक, पूरे पूर्वी यूक्रेन में ब्लैक सी के कोस्ट से लेके ये अंदर की तरफ निप्रो की तरफ कहीं ना कहीं रूसी फौज बढ़ती हुई दिख रही है, और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि पूरा ध्यान खार्किव पे केंद्रित है। खार्किव में कुछ रिपोर्टर्स दिखाए गए हैं, वो दिखा रहे हैं इलाके, वो खार्किव के बाहर के इलाके हैं। और जैसे यहां मिलिशिया प्रेजेंट है कीव में, इस वक्त रशियन मिलिशिया प्रेजेंट है, ऐसे ही खार्किव में बहुत से यूक्रेनियन नेशनलिस्ट हैं जो कब्जा होने के बाद भी आपको एक दो घर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ कब्जा नहीं हुआ है। खार्किव पे कब्जा हो चुका है। सिर्फ मैं कल भी बोला था इस बात को, ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है, और कुछ सिर्फ आउटस्कर्ट्स में छुटपुट जो है लड़ाई बाकी है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो बाकी पूरी यूक्रेन है उस पर कहीं किसी का फोकस नहीं है। रूसी फौज और लुगांस्क और दोनेत्स्क का मिलिशिया लगातार पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, पूर्व से ब्लैक सी से निप्रो की तरफ लगातार उसमें एडवांसमेंट हो रही है। परसों एडवांस बहुत ज्यादा हुआ था, कल थोड़ा उसमें कमी आई है, लेकिन रूसी सेना निप्रो के पूर्व में अभी भी कीव के जो यूक्रेन के हार्टलैंड की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। इम्पोर्टेंट दूसरा कुछ फॉर्मेशंस का कुछ कहीं किसी यूक्रेनियन से पता लगाओ कि कौन सी टैंक आर्मीज हैं नॉर्थ से, या फर्स्ट टैंक गार्ड टैंक आर्मी है, या उनकी 20th टैंक आर्मी है, या उनकी जो आर्मीज हैं वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की, सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की, सेंट्रल की, इन फॉर्मेशंस के जो बड़ी आर्मियों के नाम पता लगाओ, फिर थोड़ी सी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी। राजेश, किसी तरह कौन सी आर्मी किस साइड से आ रही है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव भी हम क्लियर हो जाएगा फिर हमें। बिल्कुल जनरल दयाल, क्या महायुद्ध की तैयारी है? अभी तक का अपडेट हम आपको दे दें। बातचीत की तैयारी है, रूस ने कहा बातचीत को तैयार है, लेकिन सैन्य ठिकानों पर हम हमले जारी रखेंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिक छोड़ दें वरना मारे जाएंगे, और एक मेजर जनरल एंड्रे उनके मार गिराने का दावा किया गया है। उनके साथ 9000 सैनिकों के मारने का दावा भी किया है। लेकिन इस वक्त जनरल दुआ आप राजेश से बात भी कर सकते हैं, लेकिन सॉरी एक और बड़ी खबर आ गई, हम आपसे बात करेंगे आगे। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज, रूस से युद्ध को लेकर यूक्रेन ने यह दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा दावा हुआ है, और दावा यह है कि उसने एक मेजर जनरल को मार गिराया है। ये बड़ा दावा किया है। रूस के 9000 सैनिक मारे गए हैं, और साथ ही साथ रूस के मेजर जनरल, युद्ध में रूस के 217 टैंक्स को भी तबाह किया गया है। ये खबर इस वक्त आ रही है। राजेश, आपने ये खबर सुन ली है, क्या वहां से आपको जानकारी मिल रही है? और इसी के साथ हम चाहते हैं कि एड ऑन एक क्वेश्चन जनरल दुआ भी आपसे पूछें। जनरल दुआ। राजेश, ऐसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स चलते रहेंगे, क्योंकि यूक्रेन का कुछ दावा है और रशिया की तरफ से कुछ और आंकड़े आ रहे हैं सामने। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक तरफ, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगभग 15 शहर एड्रेस किए गए हैं जहां पे अटैक्स हो रहे हैं। खरसन और कुछ शहर गिर गया है, ऑलरेडी हैज फॉलन। आपको नहीं लगता कि, और मैं इसमें आपका व्यूज लेना चाहता हूं, कि एक फोर्स, एक मिलिट्री अटैक करने अगर आई है, ब्लास्ट हो रहे हैं लगातार, ब्लास्ट टेकिंग प्लेस राइट नाउ एवरीवेयर, कैन यू हियर इट? जी बिल्कुल। Continuous firing of probably artillery firing, continuous. Yeah, please continue. That perhaps they are preparing to assault. अगर अटैक की तैयारी करनी है तो उसके पहले बम्बार्डमेंट होगी, एयर अटैक्स वगैरह होंगे। और आपको नहीं लगता कि एक अगर मिलिट्री अटैक करने आ रही है देश को, तो उसे कुछ इंटरडिक्शन करनी चाहिए थी? मैं देख रहा हूं कि सड़कों पे इतने अटैक नहीं हुए, रेलवे लाइंस पे इतने अटैक नहीं हुए, हवाई कम्युनिकेशन भी जारी है। तो क्या ये इसलिए किया जा रहा है रशिया की तरफ से, या वो उनकी काबिलियत नहीं है, या
वो नहीं चाहते कि जिस कंट्री को वो टेक ओवर करना चाहते हैं और एक फ्रेंडली गवर्नमेंट इंस्टॉल करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा नुकसान हो और पीपल एलिनेट हो। आपके विचार राजेश? देखिए, मुझे लगता है कि जो ये वॉर शुरू हुई है ये एक प्लान तरीके से शुरू हुई है और ये टोटली एज पर प्लान जा रही है, एक्सेप्ट कि इतना रेजिस्टेंस जो सिविल पॉपुलेशन से आ रहा है शायद वो रूस ने या मिस्टर पुतिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहां तक आपका पहला सवाल है ईस्ट का कि 5 शहरों पे लगातार बमबारी चल रही है, पूरब में बिल्कुल सही बोला आपने, लगातार बमबारी चल रही है और वहां उन पे कब्जा करने की पूरी तैयारी है। और जो आप बात कर रहे थे कि यहां बीच में उन्होंने कुछ, देखिए अभी पीछे कल यहां वक्जालना जो ट्रेन स्टेशन से बम गिरा है, उससे पहले टीवी स्टेशन को, एक टीवी टावर को उड़ाया गया था। ये आप मेरे से सहमत होंगे कि एज पर जिनेवा कन्वेंशन एनी कम्युनिकेशन सेंटर और अ स्टोरेज डिपो इज अ लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट। कोई भी स्टोरेज डिपो है, कम्युनिकेशन सेंटर है जो मिलिट्री के यूज में लाया जा सकता है, वो जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। और जहां तक रशिया का एकदम से हमला नहीं करने का सवाल है, वो रशिया एक प्लान में गया है, नॉच बाय नॉच वो ऊपर गए हैं। पहले उन्होंने सिर्फ जो यूक्रेन की एयर डिफेंस को तबाह किया, उसके बाद उन्होंने दोनेत्स्क और लुगांस्क को इंडिपेंडेंट जो है रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उन्होंने वहां लैंड ऑफेंसिव शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कल खार्किव को, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उस पर कब्जा कर लिया। और इस बातचीत के बाद उनका जो फाइनल असॉल्ट है जो कीव के ऊपर होगा, मेरे हिसाब से वो शुरू होगा। ठीक है राजेश, इस वक्त आप कहां पर हैं और ये जो फायरिंग हो रही है राजेश, ये फायरिंग के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? कौन फायरिंग कर रहा है, रूसी सेना है या दोनों यूक्रेन के सैनिक भी आमने सामने हैं, या उनका टारगेट क्या है? कुछ आप इस समय अंदाजा लगा सकते हैं राजेश? देखिए सईद, क्या आप देख पा रहे हैं पीछे ये सांता सोफिया? हाँ मेरे बिल्कुल, पीछे जी। ये वो 1000 साल पुरानी फेमस चर्च है सांता सोफिया। मैं बिल्कुल इसके बाहर खड़ा हूं अभी, और जो ये फायरिंग हो रही है मेरे ख्याल से ये आर्टिलरी की फायरिंग थी, क्योंकि लगातार 8-10 धमाके हुए हैं। बहुत तेज धमाके नहीं थे क्रूज मिसाइल जैसे, तो जो आवाज से लगता है ये मेरे ख्याल से आर्टिलरी का फायर था। और ये जो सेना रूस की कीव के दरवाजे पे खड़ी है पिछले 72 घंटे से, जो अमेरिकन सैटेलाइट ने दिखाया है 64 किलोमीटर या 32 किलोमीटर लंबा काफिला, मेरे ख्याल से ये आर्टिलरी उस काफिले का हिस्सा है जिसने अभी ये फायरिंग की है। और ये मेरी बाईं तरफ से फायरिंग की है। ये लगभग ये भी वही इलाका है आपके कीव शहर का उत्तरी इलाका। और ये जो फौज है जो इन्वेजन के लिए तैयार खड़ी है कीव के आउटस्कर्ट्स पे, वो भी उत्तर में ही है। ओवर टू सईद जी। जनरल सिन्हा आपसे सवाल पूछेंगे राजेश। जनरल सिन्हा, और ये भी बताइए कि जो फायरिंग कीव में आप हो रही है सर, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए राजेश, मेरा सवाल था आर्टिलरी की, जब आप बात करते हैं तो ये ग्रैड रॉकेट्स की फायर यदि आप डिफरेंशिएट कर पाए, या जो उनकी मीडियम या लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है, यदि आप मिलिट्री मैन है तो आप कर सकते हैं डिफरेंशिएट। रॉकेट फायर है जो ग्रैड की फायर ऐसे ही आती है, साल्वो में तरह क्या आती है, उसके फायर की आवाज अलग होती है और लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज की आवाज दूसरी होती है। देखिए सर, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, क्रूज मिसाइल का धमाका मैं पहचान सकता हूं, और ग्रैड का और आर्टिलरी का सवाल है, लगभग उनकी जो आवाज है, धमाके की आवाज लगभग दोनों की एक जैसी होती है। डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ग्रैड में और आर्टिलरी फायर में एक फर्क हो सकता है कि जो ग्रैड रॉकेट का फायर होता है वो काफी रैपिड होता है। जो डिफरेंस, जो उनके बीच फर्क है, फासला है टाइम का एक शेल से दूसरे शेल के बीच में, वो बहुत ही कम होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, जबकि आर्टिलरी फायर में वो फासला थोड़ा ज्यादा होता है। तो दिस इज द ओनली वे वी कैन डिफरेंशिएट, इट्स अ ग्रैड रॉकेट फायर। I just want to know that, you know, there is some conclusion I can draw after that. If you can, so मुझे लगता है कि ये जो में आती है, इसलिए जो मुझे लगता है कि जो अभी फायर हुआ है, they were in a very rapid succession. Most likely it is a fire by grad rockets. ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसका विश्लेषण दे सर। देखिए, जो ग्रैड की जब फायरिंग है, जब इफेक्टिव होनी होती है तो तकरीबन 20 किलोमीटर आपके लॉन्चर होने चाहिए। रेंज 40 किलोमीटर का है, मगर 20 किलोमीटर में होगा तभी वो इफेक्टिव होता है और बहुत डेवास्टेटिंग होता है। 20 बाई 20 किलोमीटर तक उसकी जो जब मार करता है एक बैटरी,
एक बैटरी में 6 ऐसे ग्रैड होते हैं, तो एक लॉन्चर से फायर आया है मेरे अनुसार। ठीक है सर, ठीक है। जनरल दयाल, राजेश देखिए, जो ग्रैड है और जो स्मर्च है उसकी फायरिंग में भी डिफरेंस है। जो स्मर्च है वो हैवी आर्टिलरी 155 की तरफ फायर करता है। ये जो आवाज आप सुनाने की कोशिश करें, मुझे ऐसा लग रहा था रैपिड जरूर है, क्योंकि उसके भी ऐसे 4-5 धाड़ होते हैं, लेकिन जैसे अपनी 155 आवाज करती है ना, ब्रूम ब्रूम, तो स्मर्च अगर, और हो सकता है स्मर्च फायर हो, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि सेंटर से बीएम ग्रैड 20 ऑड किलोमीटर पे होंगे। ग्रैड्स तो और थोड़ा पीछे होंगे, लेकिन स्मर्च फायर कर सकता है 60-70 से। तो ये मुझे लगता है जैसे 4-5 राउंड्स थे या एक रैपिड 10-12 का बर्स्ट था। देखिए, जो मैंने फायर सुना है, जो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की थी, ये लगभग 4-5 धमाके लगातार बहुत रैपिड सक्सेशन में हुए हैं। ये स्मर्च है या ग्रैड है, मैं इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लगभग कह सकता हूं कि मल्टी बैरल, नो इट्स नॉट रिकॉर्डिंग, it's there's a military people here came and asked me if I'm recording. I'm not recording. जो क्विक सक्सेशन में हुआ है ये जो धमाके, ये बोल सकता हूं कि मोस्ट लाइकली ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। बिल्कुल स्मर्च का राउंड होगा। कौन सा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ग्रैड है या स्मर्च है, कोई और कहना मुश्किल है। जनरल दुआ को शामिल कर लेते हैं डिस्कशन में सर, फिर आप पूछिए। सर ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर लगा, राजेश आप रहिएगा प्लीज हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार आपसे वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर, जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सैन्य ठिकानों पर ही आप हमला करेंगे, ये जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार, आपको लग रहा है उसका पालन किया जा रहा है, या अब जब सेना निकलती है, आप तीनों जनरल्स हैं, तीनों युद्ध लड़े हैं, जब निकलती है तो फिर वो जो सामने आता है उसे उड़ाते चलते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता। सैन्य मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन जाहिर है कि एक तो हमेशा एक्यूरेसी नहीं होगी कि उसी टारगेट पे गिरेगा, और जैसे राजेश हमारे को बता पाएंगे, होता क्या है कि कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ सिविलियंस भी हताहत हो जाते हैं, जिसे हम कोलैटरल डैमेज कहते हैं। तो राजेश मस्ट बी, आप एक बेटर पोजीशन में होंगे ये बताने के लिए कि जो टारगेट किए जा रहे हैं क्या वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स हैं, या क्योंकि जैसे आपने कुछ एक टारगेट्स बताए, देवर वेरी सिविलियन टारगेट्स ऑल्सो। बहुत मुश्किल है उसका कहना बहुत नहीं, वो वहां से कुछ बता पाए। राजेश हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ ठीक है, आ रही है राजेश। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो अभी सवाल पूछा गया है उसके जवाब में, कि ये उत्तर की दिशा से धमाके आए थे। ये धमाके मेरे बाईं तरफ से आए थे, जो उत्तर की दिशा में है, और जो सैटेलाइट इमेजेस अमेरिका ने शेयर की हैं यूक्रेन के साथ में एक बहुत बड़े मिलिट्री कॉलम की, वो भी उत्तर में ही है। और उसको रोकने के लिए जो फोर्टिफिकेशंस यूक्रेनियन आर्मी ने बनाए हैं उत्तर में, मेरा अंदेशा ये है कि मोस्ट लाइकली ये फायर जो MBRL का आया है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का आया है, मोस्ट लाइकली ये जो यूक्रेनियन आर्मी फोर्टिफिकेशंस बना रही है उनको ध्वस्त करने के लिए किया गया था। ओवर टू यू। ठीक है, थैंक यू राजेश। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बता दीजिए। आप जिनेवा कन्वेंशन की बात कर रहे थे, जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से आप किसी भी सिविलियन को, सिविलियन फैसिलिटीज को, या जो सिविलियन का रोजी रोटी कमाने का जरिया है, उसको टारगेट नहीं कर सकते। वो इंटरनेशनल लॉ में क्राइम है। लेकिन बहुत सी फैसिलिटीज, डुअल यूज फैसिलिटीज होती हैं जहां कुछ संशय रहता है, और दोनों फौजें इसका इस्तेमाल करती हैं, उसको ये बोल के कि इसका ड्यूअल यूज है, और इसलिए वो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। ओवर टू यू। ठीक है राजेश। गौरव सावंत भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, आप कहां पर हैं, क्या स्थिति है अभी, क्या जानकारी मिल रही है, इस वक्त क्या चल रहा है? सही, इस समय हम कीव की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कीव के सबसे सेंट्रल इलाके में है। ये क्रिशियाटिक का इलाका कहलाता है। यहाँ वो देखिए, उस तरफ यहाँ की संसद है, उसके पीछे राष्ट्रपति का दफ्तर है, और इस इलाके में अब बहुत तेजी से सेना की मौजूदगी बढ़ रही है। यानी कीव पर जैसे जैसे सैन्य खतरा बढ़ता जा रहा है, सेना की मौजूदगी इस इलाके में बढ़ रही है। यहाँ पर भी देखिए 4 लेवल के बैरिकेड अब सही लगा दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं, उसके पीछे सेना की एक टुकड़ी, उसके बाद लोहे के ये बैरिकेड, उसके पीछे सेना की दूसरी टुकड़ी, उसके बाद तीसरे लेवल के बैरिकेड है, ताकि अगर यहां पर इस दिशा में हमला होता है तो उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अब इस सड़क से आगे किसी सिविलियन को जाने की इजाजत
नहीं है सईद। ये जो इलाका है जहां इस समय हम आपको यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये कीव का सबसे घना बसा इलाका और सबसे ज्यादा पर्यटकों का इलाका है। यहां पर वीकेंड्स पर तो जब हम यहां पहुंचे थे तो पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ आती थी। और इस समय पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा यहां पसरा हुआ है और इसकी वजह यह है कि यहां पर हर तरह के मूवमेंट को रोक दिया गया है। सारी दुकानें बंद है, सारे बाजार बंद है, एक यहां पर बस सुपरमार्केट खुला है और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपना सामान लेकर पैकेट्स में घर जाने का प्रयास कर रहा है। गाड़ियों की आवाजाही बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो इसलिए क्योंकि जिनके पास है, कर्फ्यू पास है इस मार्शल लॉ के दौरान, केवल वही अपनी गाड़ी लेकर इस समय निकल सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के सबसे अंदर के इस इलाके से हम लोग इस समय रिपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको ये साइन याद होगा, आई लव यूक्रेन वाला। यहां पर आके यहां की सेना तस्वीर खिंचा के फिर सरहदों पर जा रही है। इसकी वजह यह भी है सईद, क्योंकि यहां पर अब एक बड़े खतरे का, एक बड़े हमले का अंदेशा है कि अब जब खार्सन पर कब्जा कर लिया है रूस ने, जब खार्किव की लड़ाई, ओडेसा की लड़ाई बहुत गंभीर होती जा रही है, तो अब अंदेशा यह है कि अगले चंद घंटों या दिनों में अगला हमला यही यूक्रेन की राजधानी कीव पर होगा। ठीक है, जनरल सिन्हा गौरव आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं इस वक्त। गौरव, अभी आप जहां खड़े हैं प्रॉब्ली वो नॉर्थ का एक जगह है और खास करके वो सीट ऑफ पार है। और अभी जैसा ये राजेश बता रहे थे, ये नॉर्थ की तरफ फायर आया है, मगर ये मैं देख रहा हूं कि कहीं यहां पर ऐसी फायर की कोई दिख नहीं रहा। तो आपके अनुसार फायर आया कहां नॉर्थ की पर, जो अभी रॉकेट लॉन्चर्स के फायर आए हैं? गौरव, क्योंकि आपको बहुत तजुर्बा है इसका, क्या उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स भी नॉर्थ में हैं? जी, और ये बहुत स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है सर इस समय फोर्सेस को, क्योंकि वो अपने ऑपरेशंस को रिस्ट्रिक्ट करके रख सकते हैं नॉर्थ में, क्योंकि इसके फर्दर नॉर्थ में उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है। और जो सीट ऑफ पावर है जो आप दिखा रहे हैं, जो यूरो मैदान के अंदर में, उस इलाके में तो फायरिंग की कोई मैंने कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे अभी। नहीं, लेकिन इससे कुछ दूर बीती रात फायरिंग हुई थी। इस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में नहीं, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ आने वाले रास्ते में फायरिंग हुई थी और जो यहां पर रेलवे स्टेशन है उस पर फायरिंग हुई थी। तो कीव का हर चप्पा चप्पा रूस के निशाने पर है। यहां यह भी कहा जा रहा है कि रूस के कुछ सिपाही, उनके स्पेशल फोर्सेस के लोग यहां पर अंदर आ चुके हैं और इसकी वजह से वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी शेयर कर रहे हैं और एग्जैक्ट गाइड भी कर रहे हैं, चाहे वो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हो या और कि अगर हमला हो दूसरी तरफ से तो वो हर तरफ से इन संवेदनशील इलाकों को निशाना बना सकते हैं। सर, ये लड़ाई क्या केवल सीमित रहेगी उत्तर की दिशा से, जहां से एक बड़ा काफिला आ रहा है? यहां के आर्मी कमांडर ने यह कहा है कि जो लंबा काफिला 63 किलोमीटर लंबा आ रहा था उसको कई जगह रोका। उसमें दो बड़ी समस्याएं हुई है उस काफिले में और ये जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। एक, वहां ब्रेकडाउन हुआ बड़ी संख्या में गाड़ियों का, और दूसरा एट्रिशन हो रहा है। वहां पर कई जगह एंगेजमेंट हो रहा है उस काफिले के साथ, वो अनचैलेंज नहीं आ रहा है कीव की तरफ, इसीलिए वो काफिला 2 दिन बाद भी कीव पहुंचने में सफल नहीं हुआ है। और यही एट्रिशन इस समय खार्किव में भी चल रहा है, जहां पर 8 दिन के ऑपरेशंस के बावजूद रूस खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाया है। और एक खबर और जो अब से थोड़ी देर पहले आई, रूस ने दावा किया था कि ओडेसा पर उसका कब्जा है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ओडेसा में भी वहां की यूक्रेन की सेना और पुलिस और मिलिशिया पलटवार कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल पाई है रूस को ओडेसा पर भी कब्जा करने में। तो 3 बड़े बड़े शहर और तीनों पर इस समय यूक्रेन की सेना ने औपचारिक तौर पर दावा किया कि कब्जा उन्हीं का है, कंट्रोल उन्हीं का है। गौरव आप हमारे साथ बने रहिए। जुनुद्वा, आप गौरव से भी कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा सवाल यह है कि अगर ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि रूस के सैनिक चले जाएं वरना मारे जाएंगे, इसका असर सेना या सैनिकों पर क्या पड़ता है? और दूसरा, एक मेजर जनरल एंड्रे के मारे जाने की खबर आ रही है, तो क्या ये इसके लिए कुछ ऑफिशियल हमें इंतजार करना पड़ेगा या ऐसा कैसे हुआ? देखिए, आंकड़े तो दोनों तरफ से एग्जैजरेट करके बताए जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये माइंड गेम्स खेली जा रही हैं, लेकिन एक मेजर जनरल का बाय नेम बोलना और उनकी फोटो दिखाना कुछ तो मैंने रखता है।
वो हुआ है या नहीं हुआ उसको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ तथ्य हो सकता है और वो तो वक्त ही बताएगा। नहीं तो अभी तक उन्होंने खंडन कर दिया होता, यही चीज मीडिया में दूसरी तरफ से आ गई होती, उनका कोई वीडियो क्लिप दिखा दिया गया होता। मैं गौरव से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो आप अपनी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों में जैसे उनके जो लंबा कॉन्वॉय है जिसमें काफी बड़ा हिस्सा लॉजिस्टिक्स का होगा, सप्लाईज का होगा, चाहे वो एम्युनिशन हो या राशन हो या फ्यूल हो, उसके अलावा क्योंकि आप शहर के अंदर घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको मोराल, हौसला, मनोबल कैसा है वहां के लोगों का? क्योंकि काफी कुछ इस पे निर्भर करेगा कि आगे की शहर की लड़ाई कैसे होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका जनरल दुआ की लोगों का मोराल कैसा है। हम लोगों की यहाँ पर दो ग्रुप से बातें हुई, मतलब जो परिवार जिनके बेटे पिकेट्स पर तैनात हैं, ATGMs एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ उनके बेटे, और ये तो सैन्य परिवार थे, और कुछ और लोग जिनके बच्चे IT सेक्टर में हैं लेकिन मिलिशिया के रूप में बिल्कुल ATGM के पीछे AK-47 राइफलों के साथ तैनात है। ऐसे ही बैरियर्स, लेकिन जो शहर के पेरिफेरी पर वो बैरियर्स हैं। सर, इसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां पर जो लोग हैं वो बच्चे अगर पिकेट्स पर हैं तो माँ बाप खाना लेकर वहां पहुंच रहे हैं। माँ बाप ये कह रहे हैं कि गर्म खाना जब तक हम तुम्हें दे सकते हैं हम तुम्हें देंगे, तुम 24 घंटे, क्योंकि इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो तापमान यहां पर 1 डिग्री है। थोड़ी देर पहले बर्फ गिर रही थी, उससे पहले बारिश हो रही थी, तो इसमें कोई ऊपर उनके पास ओवरहेड कवर भी नहीं है। कुछ जगहों पर ट्रेंचेस हैं, ट्रेंचेस में जवान हैं, पिकेट्स हैं, पिकेट्स पे जवान हैं, हेलमेट पहने हैं, BPJ कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है बुलेट प्रूफ जैकेट्स, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अब लोग यहां पर आ गए हैं। तो लोगों का मोराल अभी तो हाई लग रहा है, लेकिन जब असल असॉल्ट शुरू होगा तब क्या होगा ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सर सईद, अगर मैं 30 सेकंड में एक और बता दूं, लेकिन खार्किव जैसा शहर जो रूस का समर्थित शहर समझा जाता है, रूस का समर्थन करने वाला शहर समझा जाता है, अगर खार्किव में 8 दिन लग गए रूस को, तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर केवल सेना ही नहीं, सेना के साथ देश के लोग भी वहां पर सरहदों पर या पिच बैटल्स के लिए पहुंच रहे हैं। कई परिवार, कई सैनिक जो अपने परिवारों को ट्रेन में छोड़ने गए थे, परिवार ट्रेन में नहीं बैठना चाहते, सैनिकों के साथ ही रहना चाहते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा सके। तो मोराल अभी तो हाई लग रहा है। गौरव, आप प्लीज बने रहिए, अपना ख्याल भी रखिएगा साथ साथ। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही कि बात होने वाली है, लेकिन रूस हमले नहीं रोकेगा। वो अपने सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के हमले लगातार जारी रखेगा। जो गंभीर खबर आई है 9000 रूस के सैनिकों के मारे जाने की और मेजर जनरल एंड्रे के मार गिराने की, ये यूक्रेन की तरफ से आई है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिक अगर बचना चाहते हैं जिंदा तो रूस छोड़ दें। जनरल दुआ, जनरल दयाल, जनरल सिन्हा, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।